हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इसमें जो है 2 बुक्स हैं आपकी, राइट। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उस ज्योग्राफी की, उसमें जो है 2 बुक्स हैं। तो अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक कवर कर रहे हैं एंड इसका नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसमें जो है जो सेकंड बुक है वो हम बाद में कवर करेंगे। तो फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है हमने यहाँ पे नहीं कवर किया है, नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पे ओरिजिन या फिर एवोल्यूशन की बात की थी, हमारी धरती के मून के बारे में, राइट। एंड आफ्टर दैट जो है थर्ड चैप्टर में हमने जो है धरती के इंटीरियर की बात की थी। धरती के इंटीरियर में आपका जो है क्रस्ट पार्ट आ जाता है, मेंटल पार्ट आ जाता है, कोर पार्ट आ जाता है। देन उसके बाद में जो है ओशियंस एंड जो आपके एक तरह से कॉन्टिनेंट्स है ना, उनके बारे में देखा था, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल्स में से कवर किया था। डिफरेंट जो थ्योरीज हैं इनके रिगार्डिंग वो हमने यहाँ पे कवर की थी। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में हमने जो है फिफ्थ चैप्टर में कवर किया था। तो सिक्स चैप्टर हम यहाँ पे कवर कर रहे थे, जिसमें हम जो है डिफरेंट जोमॉर्फिक प्रोसेसेस को कवर कर रहे हैं। जोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। वेदरिंग हो गया यहाँ पे, तो जहाँ पे उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। रनिंग वाटर हो गया। तो इनकी वजह से क्या होता है कि एक जगह से जो कोई मिट्टी है वो क्या होती है कि वो इरोड हो जाती है एंड दूसरी जगह पे जाके जो है वो फिर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। इनके बारे में जो है डिस्कस करना हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो आज जो है इसी चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो है, हम बात कर रहे हैं इसमें सॉइल फॉर्मेशन की। आज वाला जो चैप्टर है, सॉरी, जो आज वाली वीडियो है इसमें हम जो है सॉइल फॉर्मेशन के बारे में ही बात करेंगे, जो कि इसी चैप्टर से ही बिलोंग करता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल फॉर्मिंग के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो 5 बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। पहला है पेरेंट मटेरियल किस तरह का है सॉइल का, टाइपोग्राफी किस तरह की है, क्लाइमेट किस तरह का है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वहां पे किस तरह की हो रही है, एंड टाइम की वजह से भी जो है यहाँ पे सॉइल जो है वो डिफरेंट तरह की हमें देखने को मिलती है। एंड इन फैक्ट सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एक्ट इन यूनियन। जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है वो या तो हम बोल सकते हैं कि इकट्ठे भी जो है एक्ट करते हैं, या फिर जो है एक दूसरे के एक्शन को वो जो है अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है ना वो मस्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। ओके, सो पेरेंट मटेरियल की अगर हम यहाँ पे बात करें, पेरेंट मटेरियल जो है इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। ये एक पैसिव है, ठीक है। पैसिव हम बोले कि एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है, बट वो इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट मटेरियल जो होता है वो इन सेतु भी हो सकता है या फिर ऑन सेतु भी हो सकता है। मेन जो है वो लोकल मटेरियल भी हो सकता है, तो या फिर ये भी हो सकता है कि हवा या पानी की वजह से जो है किसी दूसरी जगह से मटेरियल वो लाया हो सकता है, जो वेदरिंग के प्रोसेस की वजह से होता है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट बोलते हैं। सो दी सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन दी टेक्सचर्स, ठीक है। कि सॉइल की फॉर्मेशन जो होती है ना वो डिपेंड करती है कि जो यहाँ पे मिनरल है, जो रॉक डेब्रिस या फिर डिपॉजिट्स है ना, उसके टेक्सचर किस तरह का है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, एज वेल एज द मिनरल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है रॉक डेब्रिस या फिर डिपॉजिट्स की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचर एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग की, वेदरिंग प्रोसेस जो है कितना ज्यादा हुआ है वहां पे, कितना डेप्थ में हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कि पेरेंट मटेरियल किस तरह का होगा वहां पे। तो हो सकता है देयर में भी डिफरेंसेस इन सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक, हो सकता है कि जो सिमिलर बेडरॉक है यहाँ पे उसमें जो सॉइल है उसी में जो है हमें डिफरेंसेस देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि जो डिसिमिलर बेडरॉक्स है यहाँ पे, ये वाली बेडरॉक है उसमें जो है ये यहाँ पे जो सॉइल है वहां पे भी जो है वही सॉइल है। डिफरेंट बेडरॉक में सिमिलर सॉइल भी हो सकती है। बट व्हेन सॉइल्स आर वेरी यंग, जो सॉइल है वो अभी यंग में ही होती है, ज्यादा मेच्योर नहीं हुई होती है, तो दिस शो स्ट्रॉन्ग लिंक विद द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक, ठीक है। उससे स्टडी करके हमें इजीली पता लग जाता है कि उसकी पेरेंट रॉक किस तरह की है, ठीक है। जैसे कि लाइमस्टोन एरियाज होते हैं, यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक है, तो सॉइल जो है वो क्लियरली जो है एक पेरेंट रॉक के साथ जो रिलेशन है उसे अच्छे से दिखा देती है। देन आता है सेकंड, टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी जो होता है, जैसे कि पेरेंट मटेरियल होता है, ये पैसिव कंट्रोल फैक्टर है।
टाइपोग्राफी का जो प्रभाव होता है वो किस तरह से फील किया जाता है कि सरफेस के ऊपर जो है कितना एक्सपोजर है, ठीक है, थ्रू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द पेरेंट मटेरियल टू द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट जो है वो कितनी उसके ऊपर पड़ रही है, एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज ओवर एंड थ्रू द पेरेंट मटेरियल, ड्रेनेज कितना वहां पे होता है। सो सॉइल जो है वो थिन होगी ऑन द स्टीप स्लोप, ठीक है, जो स्टीप स्लोप्स होती है वहां पे सॉइल पतली होती है, जो फ्लैट एरियाज होते हैं वहां पे सॉइल जो होती है वो मोटी होती है, एंड ओवर जेंटल स्लोप्स जो वहां पे इरोजन स्लो होता है, वाटर जो है वहां पे अच्छा होता है, तो सॉइल फॉर्मेशन जो है वो काफी फेवरेबल है। तो सॉइल जो होती है फ्लैट एरियाज में वो जो है थिक लेयर बनाती है क्ले की, काफी अच्छा ऑर्गेनिक मैटर उसमें आपको देखने को मिलेगा, एंड उस सॉइल का जो कलर है वो भी डार्क होता है, ठीक है। देन क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्टिव फैक्टर है, ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव फैक्टर है इन दी सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि मॉइस्चर इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी हो रही है, कितना इंटेंसिटी है उसके उसमें मॉइस्चर रिटेंशन कितना हो रहा है, एंड इवेपोरेशन कितना हो रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एंड टेम्परेचर इन टर्म ऑफ सीजनल एंड ड्यूरेशनल वेरिएशन, ठीक है, सीजनल के समय में कितना टेम्परेचर वहां पे रहता है, या फिर जो डे टाइम के समय में कितना टेम्परेचर में वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे क्लाइमेट जो है वो एक एक्टिव फैक्टर बन जाता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जो होता है वो मॉइस्चर देता है सॉइल को, जिसकी वजह से केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे हो पाती हैं सॉइल में। अगर जो है वाटर एक्सेस है तो उसकी वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होगी सॉइल की, जो सरफेस वाली सॉइल है वो नीचे की तरफ धंस जाएगी, एंड क्या होता है इन क्लाइमेट लाइक वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज, तो जो वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज होते हैं वहां पे हाई रेनफॉल होती है, नॉट ओनली कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम बट ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ सिलिका जो होती है वो सॉइल से रिमूव हो जाती है, तो जब सिलिका रिमूव हो जाती है इस प्रोसेस को हम डिसिलिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ड्राई क्लाइमेट्स में यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन जो होता है उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन भी बढ़ जाता है, हेंस ग्राउंड वाटर इज ब्राउट अप टू द सरफेस, ठीक है, क्या होता है फिर ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से एंड इन द प्रोसेस जो वाटर इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड सॉल्ट इन द सॉइल, फिर क्या होगा जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस के ऊपर आ गया, फिर इवेपोरेशन की वजह से यहाँ पे जो सॉल्ट है राइट वो यहाँ पे मिट्टी में रह जाएगा, तो बाकी जो पानी है वो इवेपोरेशन भाप बन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट में क्या हो जाता है, सॉइल आ जाती है, तो ऐसा सॉल्ट जो होता है ना वहां पे वो हार्ड पेन्स बनाता है, ठीक है, फॉर्म इनटू अ क्रस्ट इन दी सॉइल, क्रस्ट बनाता है यहाँ पे सॉइल में जिसे हम हार्ड पेन्स बोलते हैं। Then in tropical climate and in areas with intermediate precipitation condition, यहाँ पे बिल्कुल मीडियम से प्रेसिपिटेशन होती है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट न्यूडल्स जैसे कंकर्स होते हैं ना वो यहाँ पे बनते हैं, ओके। तो टेम्परेचर जो होता है वो दो तरीके से एक्ट करता है, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है हायर टेम्परेचर्स में, एंड कूलर टेम्परेचर्स में वो कम हो जाती है, एंड फ्रीजिंग कंडीशंस में टोटली स्टॉप ही हो जाती है जो केमिकल एक्टिविटीज होती है ना सॉइल में। तो दैट इज वाई ट्रॉपिकल सॉइल्स जो होती है विद हायर टेम्परेचर्स, ठीक है, जो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होते हैं वहां पे डीपर प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड जो फ्रोजन टुंड्रा रीजन्स होते हैं वहां पे लार्जली मैकेनिकल ब्रोकन मटेरियल्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ओके। देन आ गया आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो दी वेजिटेशन कवर एंड ऑर्गेनिजम्स जो है जो यहाँ पे पेरेंट मटेरियल में होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ऑल्सो एट लेटर स्टेजेस हेल्प इन एडिंग द ऑर्गेनिक मैटर मॉइस्चर रिटेंशन एंड नाइट्रोजन एटसेट्रा टू द सॉइल। डेड प्लांट्स जो होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करवाते हैं सॉइल को, एंड उसके बाद में सम ऑर्गेनिक एसिड्स विच फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमिफिकेशन एड इन डिकम्पोजिंग द मिनरल्स ऑफ द सॉइल पेरेंट मटेरियल, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जो यहाँ पे बने होते हैं ह्यूमिफिकेशन की वजह से, जब ह्यूमिडिटी यहाँ पे आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं ना वो डिकम्पोज हो जाते हैं इन द सॉइल पेरेंट मटेरियल। तो इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है, कि बैक्टीरियल एक्टिविटी कितनी ज्यादा हो रही है वो ये शो करता है अब डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल्स ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट्स, ठीक है, उसमें जो डिफरेंसेस होती है वो हमें सॉइल जो होती है ना कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट में उसमें हमें पता चल जाता है कि वहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटी कितनी ज्यादा हो रही है, ओके।
सो ह्यूमस एक्यूमुलेट्स इन कोल्ड क्लाइमेट एज बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो। वहां पे क्या होता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट में ह्यूमस जो एक्यूमुलेट होता है वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ही कम होती है। एंड वहां जब यहाँ पे क्लाइमेट बहुत एक तरह से हम बोल सकते हैं कि गर्म होता है, वहां पे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ अच्छी होती है। ओके, फर्दर बैक्टीरिया अदर सॉइल ऑर्गेनिजम्स टेक गैसेस नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया एंड जो सॉइल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो नाइट्रोजन लेते हैं, कहाँ से, हवा से लेते हैं, एंड उसे फिर केमिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं। तो फिर उसे जो है फिर प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे मिट्टी के थ्रू, मिट्टी में जो नाइट्रोजन जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन किस तरह से जाती है मिट्टी में, बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेते हैं, तो फिर उसे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो केमिकल फॉर्म वाली नाइट्रोजन जो होती है फिर प्लांट्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। रिजोबियम जो है एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। वो क्या होता है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स का जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वहां पे रहता है, एंड वो फिर क्या करता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है, बेनिफिशियल टू द होस्ट प्लांट। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स जैसे कि आंट्स हो गए, टर्माइट्स हो गई, अर्थवॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, जो है वो मैकेनिकल है। ठीक है, ये जो जो भी यहाँ पे प्रभाव डालते हैं ना वो मैकेनिकल होते हैं, बट इट इज नेवरदलेस इम्पॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन। वो जो है सॉइल फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। एंड अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो वो तो सॉइल के ऊपर भी फीड अप होते हैं, एंड टेक्सचर एंड केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल दैट कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी चेंजेस। ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे जो है सॉइल का टेक्सचर होगा, केमिस्ट्री क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अर्थवर्म्स की भी जो है बॉडी जो है वो चेंज होती है। तो लास्ट फैक्टर है वो है टाइम। टाइम जो है थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के। सो लेंथ ऑफ द टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऑपरेट, की सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कितना लंबा यहाँ पे चला है, वो ये डिटरमाइन करता है कि सॉइल कितनी मेच्योर है एंड प्रोफाइल कितनी यहाँ पे डेवलप है। और सॉइल बिकम मेच्योर, ठीक है, सॉइल जो है मेच्योर हो जाती है व्हेन ऑल द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जितने भी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस होते हैं ना वो सफिशिएंटली कंप्लीट हो चुके होते हैं, एंड उन्होंने प्रोफाइल जो है सॉइल की वो अच्छे से डेवलप यहाँ पे कर दी है। तो soil developing from recently deposited alluvium और glacial tail are considered young। ठीक है, तो जो एक तरह से एलिवियम यहाँ पे जो ग्लेशियल एरिया होते हैं ना वहां पे जो सॉइल होती है वो काफी यंग होती है, एंड दे एग्जिबिट नो हॉरिजन और ओनली पुअर डेवलप्ड हॉरिजन। So no specific length of time in absolute term can be fixed for soil to develop and future। अगर कोई पूछे कि हाँ कितना टाइम यहाँ पे चाहिए होता है कि सॉइल को डेवलप होने के लिए, तो कोई स्पेसिफिक टाइम जो है वो यहाँ पे सेट नहीं किया गया है। राइट, so that's all for the day। So with this we have completed the chapter number 6 also। So in our next video we will start the chapter number 7, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।